नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। जैसा कि मैंने बताया था कि मैंने अपने चैनल पे एक नया प्रोग्राम स्टार्ट किया है जिसका नाम है आपकी सलाह, और हमारे इस प्रोग्राम का ये 8वां पार्ट है। अभी तक आपने अगर पुराने पार्ट्स को नहीं देखा है तो वो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जिसका नाम है आपकी सलाह, उसमें आपको मिल जाएंगे। वहाँ से जाके आप देख सकते हैं, इससे आपको काफ़ी अच्छी नॉलेज प्राप्त होगी। तो अपने इस प्रोग्राम में हम उन लोगों के बारे में या फिर उनके तरीकों के बारे में हम आपको बताते हैं जिनके ऊपर कोई झूठा मुकदमा हो गया था, लेकिन अपनी समझबूझ और नॉलेज की वजह से उन लोगों ने उस मुकदमे में जीत हासिल किया। और अब इस वीडियो में मैं उन गलतियों के बारे में भी बता रहा हूं कि अगर आपने कोई ऐसी गलती कर दी है तो इसकी वजह से आपका विपक्षी जो है वो इसका क्या फ़ायदा उठा सकता है, और यदि आपके विपक्षी ने भी वैसी कोई गलती कर दी है तो आप इसका क्या फ़ायदा उठा सकते हैं। अब ये सारी चीज़ें भी आपको हमारे इस प्रोग्राम की वजह से सीखने को मिलेंगी। आज की जो ये हमारी स्टोरी है वो एक पत्नी ने हमें लिख के भेजा है। इस स्टोरी में कुछ ऐसा मामला है कि जो पत्नी होती है वो अपने निजी स्वार्थ के लिए और लालचवश आके अपने पति के ऊपर दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज करा देती है। उसके बाद पति कुछ ऐसा तरीका आजमाता है जिसकी वजह से पत्नी को काफ़ी ज़्यादा परेशान होना पड़ता है। लगभग 6 से 7 साल पत्नी मुकदमा लड़ती है और ना पत्नी का कोई निजी स्वार्थ पूरा होता है, ना ही उसे एक भी पैसे मिल पाते हैं, और सिर्फ वो मुकदमा लड़ती रह जाती है। जब मुकदमा हो जाता है और कुछ दिनों तक वो मुकदमा लड़ लेती है, तब उसे समझ में आता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। उसने खुद अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली और लालचवश आके और निजी स्वार्थ के लिए जो उसने दहेज उत्पीड़न का मुकदमा लगाया, उसकी वजह से उसका ज़िंदगी बर्बाद हुआ। वो सोची थी कि अपने पति को बस में कर लेगी और पति उसकी सारी बातें मानने लगेगा अगर मुकदमा कर देती है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है और पत्नी खुद अपना ज़िंदगी बर्बाद कर लेती है। और अंत में ये पत्नी खुद मान लेती है कि उसने अपने पति के ऊपर ऐसे झूठे मामले दर्ज करा के खुद अपनी लाइफ को नरक से भी बदतर बना लिया, और ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी। इसकी वजह से आज उसकी पूरी लाइफ बर्बाद हो गई। और इस स्टोरी के माध्यम से वो जो महिला है वो अन्य महिलाओं को भी ये सीख देती हैं कि आप भी अपने निजी स्वार्थ के लिए और कुछ लालच के लिए ऐसे अपने पति के ऊपर दहेज उत्पीड़न और अन्य किसी किस्म के मुकदमे मत दर्ज कराइए। इससे कुछ नहीं होगा, इससे आप ही की लाइफ बर्बाद होगी। तो जो महिला है वो खुद बता रही है कि जब मुकदमा चल रहा था तो उसे क्या क्या दिक्कत झेलने पड़े, और जब मुकदमा समाप्त हुआ उसे कुछ पैसे मिल गए 7 साल मुकदमा लड़ने के बाद। उसके बाद उसकी ज़िंदगी में क्या बर्बादी आई और क्या उसे कष्ट झेलने पड़े, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो चलिए अब पूरा मामला जान लेते हैं, और उस महिला ने जो हमें स्टोरी लिख के भेजी है उसे मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। इसकी वजह से आप लोगों को भी काफ़ी अच्छा सीख और नॉलेज मिलेगा। मेरा नाम श्वेता है और मैं मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ। मैं जो अपने लाइफ की स्टोरी बता रही हूँ, मैं चाहती हूँ इसकी वजह से ऐसी महिलाओं को जो अपने पति के ऊपर व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए कोर्ट में अपने पति के ऊपर दहेज उत्पीड़न का केस लगा देती हैं, उन महिलाओं को सीख मिल जाए। और जिनका केस चल रहा है, अगर उन्होंने झूठा केस सिर्फ अपनी मनमानी बातों को मनवाने के लिए किया है, तो उन्हें भी मेरी इस स्टोरी से सीख मिल सके कि आप जो ये केस करके सोच रही हैं कि आपका पति आपसे डर जाएगा और आपकी मनमानी बातों को मानने लगेगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आप जैसा सोच रही हैं कि अगर आपकी बात वो नहीं मानता है तो वो बर्बाद हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। ऐसा झूठा केस करने वाली हम जैसी महिलाएं अपना ही ज़िंदगी बर्बाद कर लेती हैं। अब मैं थोड़ा शॉर्ट में अपनी स्टोरी बताती हूँ जिसकी वजह से आप लोगों को भी हो सकता है कुछ सीख मिल सके। मेरी शादी 2007 में हुई थी, और शादी के बाद जब मैं ससुराल गई तो वहाँ मेरा बड़ा परिवार था, जिसकी वजह से मैं खुद को कंफर्ट नहीं महसूस कर रही थी। मुझे लगता था कि मेरे ससुराल वालों ने बहू नहीं नौकरानी लेकर आए हैं और शादी सिर्फ मुझसे काम करवाने के लिए किया है। अगर कोई मुझसे कोई काम बोल देता तो मुझे लगता कि ये लोग मुझे आदेश दे रहे हैं। अगर मेरी ननद मेरे रूम में आ जाती तो मुझे लगता था कि ये मेरी ननद कैसे बिना मुझसे पूछे मेरे रूम में आ गई, और मेरे ये तो निजता के अधिकार का हनन हो रहा है और ये लोग सिर्फ अपनी मनमानी कर रहे हैं। फिर मैं अपने पति से बोली कि जहाँ वो काम करते हैं मुझे अपने साथ लेके चले, लेकिन पति ने मुझे मना कर दिया और बोला कि मैं महीने में एक बार तो तुमसे मिलने आ ही रहा हूँ, और बहुत ही जल्दी मैं घर पे ही कोई बिजनेस स्टार्ट करूँगा और घर पे ही रहूँगा।
यहाँ मेरे दिमाग और ख़राब होने लगा और मुझे लगने लगा कि मेरे पति का वहाँ किसी के साथ अफेयर है जहाँ वो काम करते हैं, इसीलिए वो मुझे वहाँ पे नहीं लेके जा रहे हैं। और उसके बाद मैं अपने पति से काफ़ी लड़ाई झगड़ा की और सास ससुर से भी मेरी लड़ाई झगड़ा हुई। फिर मेरे पति ने मुझे काफ़ी ज़्यादा समझाया, लेकिन मुझे कोई बात नहीं समझ में आया और मैं जिद पे अड़ गई कि अब मैं अपने पति को सबक सिखा के रहूँगी, और जब तक मेरे सास ससुर मुझसे माफ़ी नहीं मांग लेते हैं तब तक मैं इस घर में वापस नहीं आऊँगी। यानी अब मुझे घमंड समा गया कि अब जब तक मेरे पति और सास ससुर मुझसे माफ़ी नहीं मांग लेते हैं तब तक मैं कोई बात नहीं मानूंगी और उनके घर वापस नहीं आऊंगी। अब मुझे उन लोगों का परेशान करने का भूत सवार हो गया। मैं अपने पापा को बुला के मायके आ गई। मेरे पति ने बहुत प्रयास किया कि मैं घर आ जाऊं, लेकिन मैंने मना कर दिया। हमारा पंचायत भी हुआ। मैंने वहां पे झूठ बोल दिया कि पति जब नहीं रहते हैं तो मेरे सास ससुर मेरे साथ काफ़ी ज़्यादा मारपीट करते हैं, मेरा उत्पीड़न करते हैं, मुझसे दहेज मांगते हैं। और जब मैं पति से इन सब की शिकायत करती हूँ तो पति भी मेरे साथ मारपीट करने लगते हैं। मेरे पति काफ़ी ज़्यादा नशा करते हैं। ये सारी झूठ मैंने पंचायत में भी बोल दिया तो लोग भी कहने लगे कि जब पति ऐसा है, उसके घर वाले ऐसे हैं, तो कैसे हमारी बेटी और ये लड़की वहाँ पे रह सकती है। फिर लगभग ऐसे ही 6 माह गुजर गया और तब मेरे पापा के एक दोस्त ने हमें समझाया कि अगर मैं अपने पति के ऊपर केस कर देती हूँ तो जैसा मैं बोलूँगी वैसा मेरे पति को करना होगा। मेरे पति मेरे वश में हो जाएंगे और मेरी सारी बातों को उनको मानना ही पड़ेगा, और जितना मेरे पति कमाते हैं उसका आधा भी पैसा मुझे मिलने लगेगा। इन्हीं सब लालच में मैं आ गई और अपने पति के ऊपर और उसके माता पिता और भाई बहन के ऊपर दहेज उत्पीड़न का केस और भरण पोषण के लिए मुकदमा कर दिया। केस हो जाने के बाद भी मेरे पति ने प्रयास किया कि यह सब खत्म करके मैं उनके साथ चलूं। तो मुझे कुछ लोग समझाने लगे कि अगर मैं वहां पे गई तो मेरे पति मुझे जान से मार देंगे और सबसे अच्छा होगा कि मैं कुछ दिन पति को केस लड़ा के परेशान कर दूं, और जब उसकी अकड़ निकल जाएगी तो खुद वो मेरे पैरों में गिर जाएगा और माफ़ी मांगेगा, और तब तक केस चलने दो, पति परेशान होगा और जब तक मेरा केस चल रहा है तब तक मुझे पैसा भी मिलता रहेगा। इन्हीं सब लालच में मैं आ गई और पति की कुछ बात ना सुनी और उनके ऊपर झूठा केस लगा दी। उसके बाद मेरा पति ने जमानत ले लिया। 1 साल केस लड़ने के बाद कोर्ट ने मुझे 3000 रुपये प्रति माह भरण पोषण देने का आदेश मेरे पति को किया। अब तो मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई थी। सोची कि अब तो मेरा पति जो है वो पैसा देना के दर से मुझसे माफ़ी मांगेगा और मेरी हर बात मानेगा, लेकिन यहाँ उल्टा हुआ। मेरा पति पता नहीं कहाँ भाग गया। सिर्फ सास ससुर देवर ननद जो थे वही घर पर थे और वह लोग 498A के केस में आते और पति कभी नहीं आता था। किसी भी मुकदमे में पति मेरा कोर्ट में नहीं आता था और हर जगह सिर्फ नेक्स्ट डेट लग जाती और पति के ऊपर वारंट हो जाता था। फिर पति की फाइल जो थी वो अलग हो गई और जो मेरे सास ससुर देवर और ननद के ऊपर मुकदमा था उसके लिए एक अलग फाइल बन गया और सास ससुर के केस में कार्यवाही होने लगी और पति के केस में सिर्फ डेट लगती और वारंट होता। 4 साल तक सास ससुर और ननद देवर का जो केस था वो चला और उसके बाद वो लोग रिहा हो गए। अभी पति के 498A के केस में सिर्फ वारंट होता और मेंटेनेंस केस में सिर्फ पति के ऊपर भरण पोषण बढ़ता ही जाता और उसके ऊपर वारंट होता जाता। यानी सिर्फ वारंट हो रहा था पति के केस में और डेट लग रही थी, क्योंकि मेरा पति पता नहीं कहाँ भाग गया था और कहीं नहीं मिल रहा था। वारंट होता, पुलिस उसके घर जाती लेकिन वो नहीं मिलता था और फिर रिपोर्ट लग जाता कि पति नहीं मिला। उसके बाद फिर डेट पे मैं जाती, नया वारंट कराती, फिर पुलिस जाती और ऐसा ही चलता रहा। फिर इन्हीं सब टेंशन में मेरे पिता की भी मृत्यु हो गई और अब मैं 5 साल ऐसे ही केस लड़ चुकी थी, लेकिन मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ। मैंने कई बार प्रयास किया कि मैं पति के घर चली जाऊं, लेकिन वह लोग मुझे नहीं रखना चाहते थे और पति भी पता नहीं कहाँ चले गए थे। अब मैं भी केस में जाना बंद कर दी और 3-4 तारीखों पे मैं एक बार जाती थी और मुझे समझ आ चुका था कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी है।
पति को झुकाने के चक्कर में मैंने खुद की लाइफ बर्बाद कर दी और 7 साल तक मैं अकेले ही केस लड़ती रही। पति कभी भी किसी मुकदमे में नहीं आया। फिर एक रिश्तेदार की तरफ से मुझे प्रस्ताव आया कि मेरा जो पति है वो मुझे 2 लाख रुपए देगा और इसके कारण मुझे पति के ऊपर जो भी केस हैं उसे वापस लेने होंगे और डाइवोर्स देना होगा मुझे मेरे पति से। तो मैंने भी कहा कि मुझे मेरे पति के साथ रहना है, मैं अपने पति से माफ़ी मांग रही हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए और मेरे पति जैसा बोलेंगे मैं करने को तैयार हूँ, मुझे उन्हीं के साथ रहना है। तो उधर से जवाब आया तो ठीक है, इसके लिए और 5 साल केस लड़ दो, तब हम ऐसा सोचेंगे। फिर मैं भी केस लड़ते लड़ते थक चुकी थी और अब मुझे ये सब कुछ नहीं हो रहा था। 2 लाख रुपए मुझे 7 साल के बाद मिले, यानी 7 साल केस लड़ने के बाद मुझे तो 2 लाख रुपए मिल गए, लेकिन ये जो 2 लाख रुपए थे उसकी वजह से मैंने खुद की लाइफ बर्बाद कर ली और मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। पति से समझौता हो जाने के बाद मुझे 2 लाख रुपए मिल गए और हमारा डाइवोर्स हो गया। तब मुझे पता चला कि मेरे पति जहाँ थे उन्होंने 3 साल पहले ही वहाँ पे शादी कर लिए थे और उनका जीवन अब सुधर गया था और काफ़ी ज़्यादा खुशहाल वो हो गए थे, लेकिन यहाँ मेरी तो लाइफ बर्बाद हो चुकी थी। मुझे इन सब चक्करों में पड़ के सिर्फ मिला तो मिला बर्बादी। जो मुझे 2 लाख रुपए मिले थे वो भी मेरे भाई ने ले लिया। अभी मैं अपने भाई के और भाभी के टुकड़ों पे पल रही हूँ और नर्क से भी बुरा मेरा जीवन हो गया है। मुझे मेरे किए पे काफ़ी ज़्यादा अब पछतावा होता है, लेकिन अब मैं कुछ नहीं कर सकती। सिर्फ मुझे इन सब चक्करों में पड़ के मिला तो मिला सिर्फ बर्बादी। आप बहनों से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि कभी भी निजी स्वार्थ के लिए दहेज उत्पीड़न और अन्य केस अपने पति के ऊपर कभी मत कीजिए, अन्यथा इससे आपकी ही लाइफ बर्बाद होगी और अंत में आपके पास रोने के सिवाय कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप झूठा केस करती हैं तो पति आज नहीं तो कल उसमें से रिहा हो ही जाएगा। उसके ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 साल बर्बाद होंगे, लेकिन इन सब चक्करों में आपका हंसता खेलता परिवार बिखर जाएगा और उसके बाद आप सिर्फ अकेली बच जाएंगी। आपके पति भी कहीं ना कहीं शादी कर लेंगे और अपने ज़िंदगी में व्यस्त हो जाएंगे, वो खुशहाल हो जाएंगे, लेकिन आप सिर्फ बर्बाद ही बर्बाद होंगी। तो यहाँ पे हमें एक वाइफ ने स्टोरी लिख के भेजी थी जिसमें बताया कि उसने निजी स्वार्थ के लिए और लालच में आके अपने पति के ऊपर केस कर दिया। उसके बाद पति भाग गया, पता नहीं कहाँ, वारंट पे वारंट हो रहा था लेकिन पति नहीं मिला और 7 सालों के बाद पति आके समझौता कर लेता है, पत्नी को 2 लाख दे देता है और मजबूरीवश पत्नी को समझौता करना पड़ता है। पत्नी खुद बता रही है कि उसने निजी स्वार्थ के लिए और लालचवश पति के ऊपर केस तो कर दिया, लेकिन इसकी वजह से उसे कुछ हासिल नहीं हुआ, जिस कारण से उसने केस किया था कि पति उसकी मुट्ठी में आ जाएगा और हर बात मानेगा। ना उसे वो मिला और ना ही उसे समय से पैसे मिल सके और 7 साल तक काफ़ी ज़्यादा परेशान होने के बाद, केस लड़ने के बाद मिले तो मिले सिर्फ 2 लाख रुपए और उन 2 लाख रुपए से भी वो कुछ ना कर सकी। उसे उसकी भाई भाभी ने ले लिया और अब उसे अपने भाई भाभी के घर एक नौकरानी की तरह रहना पड़ रहा है और वहाँ पे काम करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे वो महिला सीख भी दे रही है और समझा भी दे रही है कि अगर आप कोई महिला हैं और झूठा केस करने वाली हैं अपने पति के ऊपर या फिर केस लड़ रही हैं, तो ऐसा आप लोग कृपया करके मत करिए। यदि आप लोग ऐसा करते हैं तो इससे आप लोग अपना ही लाइफ बर्बाद कर रहे हैं। यदि आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें। यदि आपके पास भी कोई ऐसी स्टोरी है तो वो हमें लिख के भेजें, हम अन्य लोगों के साथ भी उस चीज़ को शेयर करेंगे ताकि अन्य लोगों को भी जानकारी मिल सके। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। यदि आप मुझसे फ़ोन पे बात करके कोई कानूनी सलाह लेना चाहते हैं तो इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक करें, वहाँ पे बताया गया है कि आप किस प्रकार से मुझसे फ़ोन पे बात कर सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।